GUI इंस्टॉलेशन जो है हमने की थी SQL सर्वर की, ये अब आपको याद होगी सारी इंस्टॉलेशन स्क्रीन, बड़ी अच्छी तरीके से लोगों ने वीडियोस भी देखी हैं उसकी, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, याद होगा आपको, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन का हम यहाँ इंस्टॉलेशन पे चले जाते हैं। न्यू SQL सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस टैब में है, अगर आपको एडिशन अपग्रेड करना है, लेट्स सपोज आपके पास जो है ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये CTP लॉन्च करते हैं, या आपने डेवलपर इंस्टॉल कर दी और अब आप इसको प्रोडक्शन बनाने को दिल कर रहा है, तो क्या करेंगे आप इसके थ्रू वर्जन चेंज कर सकते हैं, ये एडिशन अपग्रेड के थ्रू। ज़ाहिर फिर लाइसेंस होना ज़रूरी है आपके पास। CTP कहते हैं कम्युनिटी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू। थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अगर आपको नज़र आ जाएगा। कम्युनिटी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू ये लॉन्च करते हैं अभी, वो चल रहा होता है जब भी RTM रिलीज टू मैन्युफैक्चरिंग से पहले कम्युनिटी के लिए कोई बग वो वगैरह वैसे इंस्टॉल करके चेक कर रहे होते हैं, तो उसको या रिपेयर करना है अगर इंस्टॉलेशन में। ठीक है, रिमूव नोड फ्रॉम अ SQL सर्वर फेल ओवर क्लस्टर। फेल ओवर क्लस्टरिंग वगैरह के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम पढ़ेंगे बाद में ना, फिर आपको इसकी ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो क्योंकि डेटाबेस में जो है हाई अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक मशीन क्रैश कर जाए तो दूसरी मशीन मौजूद हो। कल तो हम डिस्क के बारे में पढ़े थे, लेकिन हम क्या है अपने डेटाबेस इंजन को भी इस तरह जो है ना उसकी मिररिंग भी करते हैं या हाई अवेलेबल। ठीक है, तो वो उसकी डिफरेंट है थोड़ी सी अप्रोच। या कोई विंडोज अपडेट टू सर्च फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स वगैरह के लिए है ये चीज़ें। अच्छा जी, वो कह रहा है रिपेयर हेल्प नहीं करेगी अगर मास्टर डेटाबेस आपकी करप्ट हो चुकी है। ओके, वो रीबिल्ड के लिए वो फिर एडवांस में आपको जब बाद में रिकवरी में कहीं देखेंगे थोड़ा सा ऐसे। टूल्स हैं, ठीक है जी। अब टूल्स में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेकर लॉन्च अ टूल टू चेक कॉन्फ़िगरेशन दैट प्रिवेंट अ सक्सेसफुल सिक्योर इंस्टॉलेशन, ये आप देख सकते हैं। फीचर डिस्कवरी रिपोर्ट, क्या क्या जो है व्यू रिपोर्ट फीचर दैट इंस्टॉल्ड। अब आपने इंस्टॉलेशन कर दी और आपको यानी पता करना है कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ पड़ा है विदाउट के, तो ये रन करके आपको बता देगा रिपोर्ट रन करके कि SQL सर्वर का कौन कौन से फीचर जो हैं वो इंस्टॉल हुए पड़े हैं। ठीक है जी। और माइक्रोसॉफ्ट असेसमेंट एंड प्लानिंग टूल किट विद योर माइग्रेट। अच्छा मैं ये दूसरे चैप्टर पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। बाय गिविंग अ कंप्लीट नेटवर्क इन्वेंटरी ऑफ SQL सर्वर, ओरेकल, माइस्क्ल एंड साइबेस एज पार्ट ऑफ अ कम्प्रिहेंसिव, वो असेसमेंट करेगा विद योर माइग्रेशन। अगर आपने अगर SQL सर्वर को माइग्रेशन कर रही है तो एक असेसमेंट टूल किट देता है दूसरी DC डेटाबेस से। तो खैर वो नॉर्मली जो है ना उसका डिफरेंट तरीके हैं माइग्रेशन के, कि अगर आपकी डेटाबेस इससे भी यूज़ किया जाता है, लेकिन हमने कन्वर्जन की है तो हम क्या करते थे, सेम मैप करते हैं उस तरह के टेबल, उस तरह के जो हैं सारी चीज़ें को कन्वर्ट किया जाता है, उनकी डेटा टाइप्स को, हर चीज़ को, और वहाँ बिल्ड किया जाता है, फिर डेटा माइग्रेट कर दिया जाता है। तो पैरेलली इसको अलहदा से जो है जी। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात। तो ये टूल किट जो है उसके लिए दूसरी डेटाबेस से जो है असेसमेंट वगैरह के लिए है, SQL सर्वर में आना है। तो ये वही जो आप मेंटेनेंस आपने ये जो जब इंस्टॉलेशन के वक्त रन की थी, ये उसकी टैब पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, उसके टूल्स, तो वो पूरा आपको अंदाज़ा होगा कि वो रन करते हैं क्या चीज़ क्या है। कुछ चीज़ें बाद में करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी आपका। रिसोर्स टैब है, लिंक्स टू यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग SQL सर्वर, बुक्स ऑनलाइन, और वो रिसोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से आप देख सकते हैं। बुक्स ऑनलाइन जो है ना SQL सर्वर की जो है ना, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन मिल जाती है, लेकिन वो उतनी पहले बहुत अच्छी होती थी, अब भी अच्छी हैं,
लेकिन यह है कि हर फीचर की डिटेल मिल जाएगी। बुक्स मीन वाकई वो हर चीज, हर फीचर की, इवन आपने जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी पढ़ी है ना, उसके भी हर चीज मिलती है, ये फंक्शन सब स्ट्रिंग ये। लेकिन उनका थोड़ा अपना तरीका होता है, हर चीज मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट उसकी देता है। जब हम या कोई भी थर्ड पार्टी जो है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मेच्योर करके अपने हिसाब से जो है वो डॉक्यूमेंट बना लेती है, लेकिन हर फीचर की वो देता है इन्फॉर्मेशन। सिर्फ SQL सर्वर हर एक के लिए देता है। तो SQL सर्वर टेक्स्ट गेट डाउनलोड रीड ब्लॉग्स, वहाँ पे आपको ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो ब्लॉग वगैरह पढ़ने के लिए, और ठीक है जी, IT प्रोफेशनल वगैरह उसमें जा सकते हैं। ये वैसे लिंक हैं, ये रिसोर्सेज में लिंक जो हैं जहाँ पे ले जाएगा। डेवलपर सेंटर है, प्रोडक्ट एवेल्यूशन वेबसाइट है, व्यू द SQL, ये चेंज होती रहती हैं चीज़ें। व्यू द SQL सर्वर, लाइसेंस टर्म्स हैं, रजिस्टर योर कॉपी ऑफ SQL 2090 एक्सप्रेस, ये भी ईमेल आती रही हैं आपको डिटेल के बारे में अगर आपके पास। CTP कम्युनिटी टेक्नोलॉजी पर व्यू है, प्राइवेसी स्टेटमेंट वगैरह पढ़नी हो, कम्युनिटी वगैरह SQL सर्वर की, वैसे आप की मर्जी है। वैसे इंटरनेट पे बहुत जो है कम्युनिटी है SQL सर्वर की, वो आप तो कोड ब्लैक्स सैंपल वेबसाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, एडवांस्ड है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो है ना, यानी मेरा तो खैर मैंने दूसरी चीज़ों में काम किया, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपने T-SQL, तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि T-SQL को अच्छा शार्प करें, अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके उसमें आप जितने अच्छे होंगे उतने अच्छा आपको जो है ना इस फील्ड में रहना है। डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटाबेस एडमिन बनना है, या ETL डेवलपर बनना है। तो हम सारी हैं, और ले भी हम माइक्रोसॉफ्ट की रहे हैं प्रोडक्ट, और ये बहुत रोबस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इन पे बहुत इसने माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया है। T-SQL मेच्योर है, अब डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं इसके, ये अब दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलती हुई SQL सर्वर, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो बाद में भी हम जब पढ़ेंगे ETL पढ़ेंगे तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट SSIS प्रोडक्ट होगी। और चौथा पावर BI, पहले मेरे जहन में नहीं था, मैं आपको मेरा था, लेकिन पावर BI को भी टच करेंगे हम, क्योंकि पावर BI अगर SQL सर्वर का एंटरप्राइज लाइसेंस है तो वो फ्री आ रहा है। टैबल्यू एक्चुअली नंबर 1 पे है, या कंपटीटर कह लें, लेकिन टैबल्यू जो है वो यूज हो रहा है। तो हम जो है टैबल्यू पावर BI दोनों को कोशिश करेंगे। टैबल्यू जो विजुअलाइजेशन टूल है उसका सारे, तो माइक्रोसॉफ्ट एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहा है डेटा एनालिस्ट का। आगे फिर बिग डेटा की बहुत ज्यादा सपोर्ट, अपना क्लस्टर बिल्ड करने का था, खैर वो चीजें तो माइक्रोसॉफ्ट हर चीज ऐड कर रहा है इसमें। इवन इंटरनली आप इसमें अपना उसका पाइथन का कोड तक रन कर सकते हैं, R लैंग्वेज की सपोर्ट फुल दे रहा है वो। इसलिए जितने आप अच्छे होंगे ना इन चीज़ों में, अब एक प्लेटफॉर्म आपने पकड़ लिया है तो आपके पास जो है ना पांच, मिनिमम 5 फील्ड है, उसके आगे फिर आप जितना जाएं। और ये ज़हन में ये रखें कि ये सिर्फ जॉब अप्रोच करने के लिए हो रहा है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये डायरेक्टली जो है हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके जॉब को हिट करना है हमने। ये खाली एक होता है ना कि आपने पढ़ लिया यूनिवर्सिटी में, वैसे नहीं, ये टोटली जो है प्रिपरेशन फॉर द जॉब है। और जितना अच्छा करेंगे उतना आपको फायदा होगा। इंस्टॉल बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, होता है क्या है, आपने एक इंस्टॉलेशन की तो ना ऑप्शन भी देता है एंड पे के कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अगर आपको वो मैं PDF पढ़ा होगा, आप देख लीजिएगा कि नहीं तो अभी, तो उसकी बेस पे ना वो सारी कॉन्फ़िगरेशन वो सेव कर देता है। नेक्स्ट अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो आप चाहें तो कॉन्फ़िगरेशन की बेस जो फाइल एक उसमें खाली आपने ना चीज़ें चेंज कर देनी है, कुछ चीज़ें, सर्वर का नेम, बाकी तो आपने जो सेटिंग बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एवरी टाइम जैसे हम सेलेक्ट कर रहे थे मिक्स मोड या जो भी चीज़ें, तो वहाँ पे कोई 5-6 चीज़ें चेंज कर देनी है। और वो उसके बाद उसको आप जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं दूसरी जगह पे, तो नया विज़िट रन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेशन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपको। बाकी तो अभी आप GUI पे ही देखेंगे। एडवांस क्लस्टर प्रिपरेशन, FCI हम कोशिश करेंगे FCI बनाने की। एक्स्ट्रा स्टोरेज के साथ बनता है, लेकिन है कि FCI के साथ जो आजकल जो उसको छोड़ के सारे जो हैं एक्चुअली ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप पे आ गए हैं कि डेटाबेस मिररिंग वो दोनों चीज़ें दे देता है, हाई अवेलेबिलिटी भी और डेटा रिडंडेंसी। यानी सेम एक सर्वर पे पूरी डेटाबेस सेम उसकी कॉपी दूसरे सर्वर पे बन रही है, अगर एक को कुछ होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसको रन करता है। मिररिंग है एक्चुअली, एडवांस मिररिंग है वो। कनेक्शन जो है वो खुद मैनेज कर लेता है, अगर एक डाउन हो गया तो प्राइमरी वो दूसरे को खुद मैनेज करता है। तो इस पे और बहुत ज़्यादा डिमांड है इस पे। मेरी वीडियो है, किसी ने देखनी हो यूट्यूब पे, उस पे लोगों ने जो ब्लैंक भी है ना बनाया पूरा क्लस्टर, लेकिन अभी वो आपको मैंने वीडियो कह रहा है, अभी आपको पता ही नहीं, SQL सर्वर कुछ बेस पता चलेगी तो फिर आप वो क्लस्टरिंग बिल्ड कर सकते हैं वो उसको देख के। मेरी वीडियो मौजूद है इसमें, इसी में एकेडमी उसमें।
इमेज प्रिपरेशन फॉर स्टैंडअलोन इंस्टेंस ऑफ लॉन्च अ विजिट टू प्रिपेयर इमेज इंस्टेंस ऑफ SQL, उसका अगर इमेज बनाना है आपने SQL सर्वर का, ये ज़्यादातर जो है ना उनके लिए बैकएंड के लिए जो क्लाउड पे या दूसरी चीज़ें अपना बना के रखना चाहते हैं और प्रोविजन करते हैं वर्चुअलाइजेशन में। इमेज कंप्लीशन ऑफ अ प्रिपेयर्ड, वैसे नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इन चीज़ों की। इमेज कंप्लीशन ऑफ अ प्रिपेयर्ड स्टैंडअलोन इंस्टेंस ऑफ अ SQL सर्वर। ठीक है, ये दोनों में इमेज प्रिपरेशन का है, ये इमेज कंप्लीशन ऑफ अ प्रिपेयर्ड इमेज प्रिपरेशन, यहाँ प्रिपरेशन है। ठीक है, ये टॉपिक है क्योंकि नॉर्मली हम जब प्रोडक्शन पे करते हैं हम अपना बकायदा विजिट के थ्रू ही प्रॉपर चीज़ों के साथ करते हैं। ये एडवांस टैब का हो गया जी। ऑप्शंस टैब लास्ट वाली आ गई कि टैब ऑफ SQL display the processor key that you can use to install SQL based on the processor type in, or it allows you to specify a path to the installation media, कि जहां आपका इंस्टॉलेशन मीडिया पड़ा हुआ है टू इंस्टॉल एंड स्पाइस द लोकेशन ऑफ SQL इंस्टॉलेशन मीडिया। नॉर्मली तो आपका वो डीवीडी आप आपने इंस्टॉलेशन की है ना, तो ये एडिशनल चीजें दिखा रहा है, बट डीवीडी आपने की है, उसे सेटअप रन कर दिया आप। ये आप देख चुके हैं सारे, इसमें भी बताने की जरूरत नहीं। एवोल्यूशन वर्जन हमने किया है, ये एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक करता है। इस पे फायरवॉल पे कहीं वार्निंग देता है, वो भी आप इग्नोर कर दें, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का ना हम नहीं लेते, इसको मत चेक करें, हम खुद अपडेट करते हैं। मैं आपको पैचिंग का भी बताऊंगा, डाउनलोड करके, बड़ा सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। GUI इंस्टॉलेशन चल रही है जी इसकी, ये चीज़ें आप ये अच्छा ये वार्निंग यहाँ पे है विंडोज फायरवॉल की फीचर सेक्शन पेज में। ये मैंने आपको बकायदा बताया था, मैंने कहा था याग्नि जैसे कल पढ़े थे कि वो याग्नि से क्या बनता है, हसीब याद है? यू डोंट गोना नीड इट, यू डोंट, ये सर आपको मतलब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी जानने। जितनी जो चीज़ चाहिए सिर्फ वो इंस्टॉल करो, अननेसेसरी दूसरी चीज़ें नहीं इंस्टॉल करो। जिसकी चीज़ की बाद में रिक्वायरमेंट आएगी वो हम फिर इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, डेटाबेस हमने ये आपने मस्त लेनी है, डेटाबेस इंजन तो उसके बगैर हो गई नहीं इंस्टॉल। SQL सर्वर एप्लीकेशन भी मस्त लेना है, और ये चीज़ें ही रिप्ले वगैरह रहने दो फॉर फीचर, ठीक है, क्योंकि ये रिप्ले के लिए नॉर्मली वो भी फीचर हम यूज़ नहीं करते, वो बताया था प्रोफाइलर वगैरह से चला लेते हैं काम। अच्छा जी, तो मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। चलो ठीक है भाई। ठीक है जी। ये हम देख रहे हैं वो लोकेशन वगैरह, कह रहे डिफ़ॉल्ट ही ले लो। हमने इन पे सब पे खैर बाद में काम करेंगे। टेम्पडीबी वगैरह का हमने देखा था। हमने जो है डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस लिया था इंस्टॉलेशन के वक़्त। डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस क्या होता है, सेम मशीन का नेम बनाता है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन पे प्रैक्टिस है वो हम कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं लेते, अवॉइड करते हैं। मना नहीं है। सिक्योरिटी की वजह से जो है ना, वो कहते हैं कि सेम मशीन नाम ना रखो, अगर कोई मशीन तक पहुंच भी जाए तो उसको डेटाबेस इंजन पे जाने के लिए फिर वो नाम ढूंढना पड़े। तो अब ये मशीन नेम और वो आगे फिर ये जो भी आप, तो हम नेम लिस्टनेस बाद में इंस्टॉल करेंगे। फर्क कोई नहीं होता, खाली पूरा नाम देना पड़ता है कनेक्ट होने के लिए, जैसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट हो गए। अच्छा, हमने ना सर्विस अकाउंट, अब एक्टिव डायरेक्टरी का भी मेरे उसमें है, जो यूट्यूब चैनल में एक्टिव डायरेक्टरी कैसे करते हैं, ताकि ना आपको सेम हो के किसी को पता है एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, डीएनएस के बारे में, किसी को जो भी अभी स्टूडेंट्स में। जुबैर आपको भी नहीं? जी पता है मुझे, डीएनएस का डोमेन नेम सर्वर होता है। हाँ जी, क्या होता है कि ना ये आईपी को, कोई आईपी को कोई भी जो डोमेन सर्वर होता ऑर्गेनाइजेशन है ना अपनी ना, जब अपना वो बनाती है, डोमेन बनाती है अपने, कि कोई भी अगर कंप्यूटर आए तो कोई भी यूजर आए तो उस पे पॉलिसी सारी कंपनी की लगे। तो क्या कहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी है,
वो एलडैप हो गया, जिसमें यूजर्स की पूरी इंफॉर्मेशन और डोमेन नेम सर्वर बनाया जाता है, ठीक है, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर की जाती है और यूजर्स बनाए जाते हैं। फिर उस यूजर से वो मशीन में लॉगिन हो सकते हैं, दूसरा यूजर वो लॉगिन ही नहीं हो सकता उस मशीन में। हम अपने लैपटॉप का भी पासवर्ड किसी को नहीं देंगे, इस तरह कंपनी वाले भी उसका एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर क्रिएट करेंगे तो देन ही कैन लॉग इन टू द मशीन। तो दूसरा जो है आप जो है कि मशीन पे भी पॉलिसी कौन सी लगे जो कंपनी चाह रही है। इवन हमारे यहाँ यूएसबी भी डिसेबल होती हैं, आप अपने लैपटॉप में लगा लेते हैं ना यूएसबी ड्राइव्स वगैरह जो भी। ठीक है, 1 मिनट में आ रहा हूँ रेशा के साथ। तो मैं बता रहा था कि ये एक्टिव डायरेक्टरी है ये बनाई जाती है, फिर इस पे जो यूजर बनते हैं। इसी तरह जब आपने सीक्वल सर्वर के लिए आपने वो यूजर जो है ना बना के यहाँ पे डालना है, सीक्वल सर्वर एजेंट के लिए सीक्वल सर्वर डेटाबेस इंजन के अलग-अलग हम बनाते हैं। उसका फायदा नंबर तो एक है कि यहाँ पे अगर ये लोकल उसने बनाए हैं, अगर क्लस्टरिंग की तो वो दूसरी मशीन पे कैसे बात करेगा, पहला तो एक प्रॉब्लम उसका भी है खैर वर्क अराउंड, लेकिन दूसरी मशीन पे। इसी तरह अगर उसने जो है कुछ सर्विसेज यूज करनी है अदर देन उसकी अपनी मशीन, तो उसका लोकल अकाउंट नहीं चलेगा। तो उस सूरत में क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर कहीं भी चल जाता है, तो स्पेशली सर्विसेज रन करने के लिए, लेकिन उसको हम परमिशन सिर्फ लॉगिन एज सर्विस, वो जो हम कल देख रहे थे ना ये सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको परमिशन खुद ब खुद मिल जाती है लॉगिन एज अ सर्विस, जो हम यूजर डोमेन का बनाएंगे वो एक्टिव डायरेक्टरी पे करेंगे काम। अभी आप कोशिश करें जो मैं बता रहा हूँ उसको ज़हन में बिठाने की, लिखने की, समझने की। तो जैसे ही वो सर्विस अकाउंट में डालते हैं तो खुद ब खुद उसको ये राइट मिल जाता है। तो ये हमेशा जो है ना रिकमेंडेड है कि आप डोमेन यूजर लें, सही है। और वो एक्टिव डायरेक्टरी होगी, अब हम तो यहाँ तो नहीं अभी हमने बनाई, लेकिन बनाएंगे, सारा कॉन्फ़िगर करेंगे क्लस्टरिंग, तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा। इवन हमारे अपने हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना डेडिकेटेड यूजर होता है, जो करना है उसने उसी यूजर से, उसी पे उसको परमिशन मिलती हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। और इवन उस ये डोमेन में जब आप ये यूजर बनाते हैं ये पॉलिसी भी लगा सकते हैं, फिर ये कहीं और लॉगिन नहीं हो सकता, उसका काम ही है उसकी पॉलिसी एक्टिव डायरेक्टरी में रखने का फायदा कि वो सिर्फ सर्विस अकाउंट होगा, वो किसी को लॉगिन भी नहीं कर सकेगा। और सर्विस अकाउंट के बारे में कहा जाता है कि उतनी ही उसको नए परमिशन जितनी रिक्वायर्ड है, डेटाबेस पे उसको बिल्कुल एक्सेस नहीं होगी, सिर्फ वो सर्विस रन कर सकें। अच्छा जी, जियो इंस्टॉलेशन पे अभी चल रहा है, ये क्या दिखा रहा है जी, डेटा टियर एप्लीकेशन है प्राइमरी। अगर आपका जैसे डेटा सेंटर है तो एक डेटा सेंटर बता रहा है, प्राइमरी डेटा सेंटर एक है टीयर डेटा सेंटर। जैसे नॉर्मली क्या होता है कराची लाहौर में, तो जो कंपनीज हैं एक डेटा सेंटर, बड़ी कंपनीज की बात हो रही है यहाँ, क्या एक कराची में रखते हैं एक लाहौर में, अगर कुछ हो जाए तो पूरा का पूरा उसका डेटा सेंटर का जो है डीआर जो है दूसरे दूर होना चाहिए। मिनिमम जो दुनिया की रिक्वायरमेंट है, एक जो स्टैंडर्ड है गिना जाता है, वो मिनिमम 350 किलोमीटर होना चाहिए, जो डेटा सेंटर डीआर के लिए कहा गया, डिजास्टर रिकवरी, के खुदा न खास्ता तूफान आ जाए, पूरा शहर डूब जाए, हर चीज तबाह भी हो जाए, तो इतना फासला होना चाहिए कि दूसरी जगह वो रिकवर हो सके, बट बड़ी कंपनीज के लिए। तो इसलिए वो कह रहा है प्रोडक्शन ईटीएल सर्वर, डीआर ईटीएल सर्वर, प्रोडक्शन डेटाबेस क्लस्टर, क्लस्टर हम करेंगे जैसे बताया था डीआर डेटाबेस। ज़ाहिर है डीआर तो आपको टेम्परेरी चाहते हैं, एक सर्वर भी चलेगा उसका, प्रोडक्शन डेटाबेस सर्वर और डीआर डेटाबेस सर्वर इस तरह ही। तो ये थोड़ा सा हल्का हल्का हम कॉन्सेप्ट टच भी कर रहे हैं डीआर का। ये रियल टाइम के कॉन्सेप्ट हैं, ये मैं आपको मेरी वही ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कोशिश है कि अगर आप कल को जाके कहीं पे काम भी करें या इंटरव्यू दें तो यू नो ऑल दीज थिंग्स, ये चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए सारी जगह, और इनको इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करेंगे। अ, अच्छा ये मैनेज सर्विस अकाउंट भी किए हैं इन्होंने ना, अब कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी, लेकिन अभी आपको नॉर्मल का नहीं पता, उसका क्या बताऊं कि इन यूज़र के पासवर्ड भी खुद ब खुद चेंज करते रहते हैं, जो आप ये यूज़र, ये अब ना माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी दे दिया कि ये होंगे वो खुद ब खुद पासवर्ड रीसेट करता रहेगा, तो वो मैनेज सर्विस अकाउंट हो जाते हैं। बहरहाल वो अभी आप खाली सर्विस अकाउंट पे बात करें, तो डोमेन का डीएनएस का फायदा होता है, पूरी पॉलिसी आपकी लग जाती है उस पे। इसी तरह ये ईमेल जो बनाते हैं, हर कंपनी अपनी बनाती है, वो भी एक ही एक्टिव डायरेक्टरी से ले रहे होते हैं, ईमेल एक्सचेंज वगैरह दूसरे, सिंगल साइन ऑन का कॉन्सेप्ट हो जाता है कि एक यूजर वो हर जगह पे काम देगा।
कोलेशन की बात की थी, इसका तो पता ही है, कैरेक्टर सेट होता है, ठीक है। नॉर्मली ये है कि एक्सेंट सेंसिटिव रखते हैं और केस इनसेंसिटिव रखते हैं, जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट होती है। कभी केस छोटा है, बड़ा है, ओरेकल जो है उसमें नहीं होता। अभी तो खैर ओरेकल वाली पार्टी कोई नहीं है, वो शायद उसने पढ़ा हुआ था, क्या नाम है, हमज़ा ने। तो इसमें यह है कि डेटा आप अगर वेयर नेम इक्वल टू लोअर केस में लिखें या अपर केस में, वो दोनों ले आएगा। केस इनसेंसिटिव आपने रखा हो। अगर आपने केस सेंसिटिव सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको उसी केस में देना है, लोअर में या अपर में। तो ये होता है ये इसकी जो है ना डेटा कैरेक्टर सेट का। तो आगे खैर देखेंगे मज़ीद, आहिस्ते-आहिस्ते इन चीज़ों का पता चलता जाएगा, आप यूज़्ड टू हो जाएँगे। तो इफेक्ट ऑफ केस सेंसिटिव मैचिंग वो यही बताना चाह रहा है, जो आपने कि अभी केस सेंसिटिव होगी तो फिर उसी हिसाब से। तो केस इनसेंसिटिव करके भी वो एग्ज़ाम्पल दिखाना चाह रहा है। चलते हैं हम इसके आगे, कोई नहीं। कोलेट करके आप चेंज करके उसको रन कर सकते हैं। कोलेट की क्लास है, अपनी मर्ज़ी की कोई भी कोलेशन जो, लेकिन ज़ाहिर है आपने उसको ज़्यादातर अगर 2 डिफरेंट कोलेशन के कॉलम हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं क्वेरी में कोलेशन। हुँ, हुँ। अब हर एक लैंग्वेज का दे रहा है, जापानीज़ और ये वो हर किस्म की, फ्रेंच, स्पेनिश, पूरी दुनिया में जितनी लैंग्वेज है उसकी सपोर्ट होती है। अरबिक की और अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं मैंने इसका मुझे भी वास्ता पड़ा कि ना कई दफ़ा पूरी माइग्रेशन करनी पड़ी कि एक कोलेशन से दूसरे में। तो हर एक की अपनी लिमिटेशन होता है, प्रॉब्लम आते हैं, तो किसी कोलेशन में वो 2 बाइट्स, किसी में सिंगल बाइट या प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, देखते हैं। तो उसके लिए हम ना टेबल क्रिएट करके पूरे डाटा मूव करते हैं, या फिर हम ना कोलेशन भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल बेहतर या शुरू से हिसाब रखा जाए, तो वो जब आप ने तो काम ही है डाटा एनालिस्ट का, आपका प्लान आगे जाने का, तो आप T-SQL आपका अच्छा है तो यू कैन मैनेज इट, ठीक है? डेटा कैसे जो है आप नया टेबल उस रिलेशन से या डेटाबेस क्रिएट करके उसमें माइग्रेट कर सकते हैं। इंस्टेंस सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो ये सबको पता है कि ये मैंने एक दो अच्छा पहले इंस्टॉलेशन आपने देखी हुई है, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। ये विंडोज़ ऑथेंटिकेशन या आपकी लोकल कंप्यूटर का एक तो होते हैं ना, ये आपने देखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएँगे, ठीक है? तो जब एक्टिव डायरेक्टरी बनेगी तो खैर उसका यूज़र फिर इस यूज़र में ऐड होता है। एक लोकल यूज़र तो खैर रहता है इसका, जो ये लोकल टू मशीन होता है। तो ये यूज़र्स हैं, ग्रुप्स हैं। तो जो यूज़र हैं, जैसे ये यूज़र हमने एडमिनिस्ट्रेटर, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई मैं नया यूज़र क्रिएट करना जो यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, ये लेकिन लोकली होगा। और इस लोकल एडमिन बनाना है ना मुझे, तो इसमें जिस यूज़र को मैं एक्टिव डायरेक्टरी वाले जो भी यूज़र है मैं इसमें ऐड करूँगा, तो इस मशीन पे लोकल एडमिन बन जाएगा। ये भी हमें बनाना पड़ता है। तो अब जो है इसमें हमने देखा डाटा डायरेक्टरी, खैर ये आगे शायद बताएगा, नहीं तो हम अपना खोल लेंगे। मैंने जो पिक्चर ली हुई इन सब की। तो आपको जो है ना ऐड करंट यूज़र करना है। पहले होता था कि ना ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, लेकिन 2016 से इसने क्या कर दिया सीक्वल से कि आपको मस्ट अलहदा से ऐड करना है। क्योंकि आपकी मशीन पे कोई भी लोकल एडमिन हो, लेकिन डेटाबेस पे जो सिस एडमिन है वो आप ऐड करेंगे, उसी को वही होगा। जैसे ऐड करंट यूज़र जो इंस्टॉलेशन कर रहा है आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो अदर यूज़र एक ना एक आपको रखना पड़ेगा, वरना आगे जाने ही नहीं देता ये। सबने इंस्टॉलेशन किया पता होगा। मिक्स मोड ये है। अच्छा, विंडोज़ एक तो लोकल की बात है, लेकिन बाद में मेनली हम एक्टिव डायरेक्टरी, जैसे हमारा डीबीएस का ग्रुप है, तो हमारे जितने भी बंदे हैं उनको उन सबको ऐड कर देते हैं। इसी तरह मिक्स मोड में हम SQL सर्वर जो यूज़र है ना क्रिएट करते हैं डेटाबेस लेवल पे, तो वो डेटाबेस लेवल पे क्रिएट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक हो गया एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र, एक हो गया जो हम SQL इंटरनली SQL सर्वर का यहाँ पे वो भी ऐड कर देते हैं। जैसे जो अभी तो ये इस तरह बनता है ना, लेकिन अगर हमारी डोमेन होती ना, ये एडमिन जो है ये लोकल एडमिन है, विंडोज़ का यूज़र है, तो ये वैसे खुद ब खुद ऐड हुआ पड़ा है। लेकिन अगर डोमेन होगी, तो जो डोमेन होगी, जैसे जो किसी कंपनी में काम कर रहा है तो जैसे वापडा में काम कर रहा है, तो वापडा बैकस्लैश यूज़र होगा, जिसके नाम की डोमेन बनाई होगी। और ये यूज़र नॉर्मल है, जैसे मैंने ये क्रिएट किया, जिनके पीछे ये विंडोज़ के नहीं, SQL सर्वर के अपने यूज़र हैं, इनको एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये खाली वैसे लॉगिन हो जाते हैं। क्योंकि उसमें फिर मशीन से भी उसी यूज़र से लॉगिन होंगे, तभी आप कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, आगे जो है अपने डेटा डायरेक्टरी देखा, तो जो रूट डायरेक्टरी है उसमें आप जो है क्या कहते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, और जो है सिस्टम डेटाबेस डायरेक्टरी जाती है उसमें। तो आपकी अपनी है, हम कोशिश करते हैं सी में ये चीज़ें ना रखें, लेकिन अब तो हम तो खैर प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, हमने एक ही ड्राइव बनाई हुई है, तो सी में हम इनमें से कुछ नहीं रखते। सी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहने दिया जाता है, याद रखिएगा। हम जो है डी ड्राइव, अब हमारे यहाँ होता है डी ड्राइव में हम ये रख देते हैं डेटा रूट डायरेक्टरी, और यूज़र डेटाबेस डायरेक्टरी हम अलहदा बनाते हैं, लॉग की हम अलहदा बनाते हैं, बैकअप की अलहदा बनाते हैं, और फिर आगे हम पढ़ेंगे टेम्प के लिए हम अलहदा ड्राइव देते हैं। ठीक है जी, ताकि से क्योंकि उसमें सॉर्टिंग ज़्यादा होती है तो अलहदा ड्राइव होती है। आजकल वर्चुअलाइज़ेशन है तो हम ये रेड की चीज़ नहीं होती, हम एक मशीन पे भी दे दें चलेगा, क्योंकि बैक एंड पे हो रहा है सारा। लेकिन अगर आपको जो है सर्वर ऐसा मिला है, इस तरह की डिस्क बनाई गई है जिस तरह, तो उस तरीके से फिर आप उसको पार्टीशन कर देंगे। आईओ कंट्रोलर का भी होता है, लेकिन अब तो वर्चुअलाइज़ेशन है, उसमें कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट हो गया है। तो हर डिस्क का आईओ कंट्रोलर होता है, तो जिसको जिस डिफरेंट पे रखेंगे तो रीड राइट के लिए अलग से आईओ कंट्रोलर यूज़ होगा। ठीक है। मैक्स टॉप जो है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, क्या होता है कि जो है ये कोर जितने आपके हैं ना कंप्यूटर, अगर आप क्वेरी रन करते हो तो आपका ये जो है खुद ब खुद जो है वो चूज करता है। लेट्स सपोज आपके पास 4 कोर प्रोसेसर है, एक सॉकेट है या एक प्रोसेसर आपके लैपटॉप में मिसाल दी है लगा हुआ है, उसकी 4 कोर हैं, यानी वर्चुअली वो बटा हुआ है आगे कोर में। तो उसमें डिग्री ऑफ पैरेललिज्म में क्या होता है कि जो कोर्स हैं आपकी, उन पे आप चाहते हैं कि भी मैं चाहता हूँ 2 यूज़ हों, 4 यूज़ हों, तो वो उस हिसाब से पैरेललिज्म करेगा तो फास्ट होगा। लेकिन रिसोर्स नॉर्मली है कि उसको अपने तौर पे दिया जाए, लेकिन ये चीज़ें पहले हम ना खुद करते थे। अभी क्या किया इंस्टॉलेशन के वक़्त, ये ना माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट होता गया, तो यहीं पे दे देता है व्हेन इंस्टेंस ऑफ हैज़ मोर देन 1 सीपीयू लॉजिकल कोर, इट डिटेक्ट्स द बेस्ट डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, वो खुद ब खुद डिटेक्ट करके उसके देखता है। तो आप उसको 4 में से 2 यूज़ करना चाह रहे हैं, 3, इस पे मैंने ब बड़े-बड़े क्रेडिट्स लिए हैं। जब ये पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, तो हम इसकी अपनी खुद अपने तौर पे पढ़ के फिक्स करते थे। तो मैजिकल डिफरेंस आ जाता था कि सिस्टम बैठा हुआ है, जब हमने मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म चेंज कर दिया, उसको कहा सारे यूज़ करो, तो वो सिस्टम पूरा ठीक हो जाता था। ये मैंने प्रैक्टिकली की हैं चीज़ें। तो अब तो खैर ये माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट होता जा रहा है इस चीज़ में। मेमोरी भी इसी तरह हम जो है ना ये जो मेमोरी है याद रखें कि इसका बेस्ट प्रैक्टिस ना डेटाबेस में ये होती है कि जब आपका SQL सर्वर इंजन स्टार्ट हो, तो मिनिमम उसके पास 1 जीबी वो एलोकेट कर लेगा। यहाँ पे दे दें, क्यों? एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास 8 जीबी है मेमोरी, अगर आपने यहाँ सेट नहीं ना की, उसको डिफॉल्ट रहने दिया, चलने दिया, तो वो आपके ओएस, अगर उसको जरूरत पड़ी तो ओएस के लिए भी नहीं छोड़ेगा आपकी, उसके अगर उसी सर्वर में कुछ और एप्लीकेशन है। तो इसलिए हमेशा किया है कि अपनी टोटल मेमोरी में से डेडिकेट कर दें SQL सर्वर के लिए मिनिमम और मैक्स। ये स्टैंडर्ड है कि मिनिमम इतनी एलोकेट हो, क्योंकि बजाय वो 0 से स्टार्ट करे, जितनी उसको मिनिमम इतनी उसको एलोकेट होगी, 1 जीबी नॉर्मल है, और मैक्स जो है 2 जीबी, इससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता। ओएस में अगर आपके 4 जीबी है तो आपने मैक्सिमम 2 जीबी लेगा, 2 जीबी आपके ओएस के लिए बची हुई है। तो ये आप इस तरह, अब हमारे पास जैसे 32 जीबी मेमोरी है, तो हम क्या करते हैं 28 जीबी दे देते हैं SQL सर्वर को, 4 जीबी ओएस के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि हम जो एंटरप्राइज में कभी भी जो है ये नहीं किया जाता कि एक ही मशीन में सारी चीजें, इवन डेटाबेस है तो डेटाबेस ही रहेगी। इवन उस सेम सबनेट में, जिसमें सबनेट आपको अभी समझ आ जाएगी नेटवर्क की, कि उस नेटवर्क में भी उसको आइसोलेट रखा जाता है। एप्लीकेशन अलहदा होगी, डेटाबेस अलहदा होगी। पहले पुराने तरीके में, ये अभी डेवलपर भी ये जो छोटे मोटे एंटरप्राइज हैं, एक ही मशीन में सब कुछ डाल के तो वो आगे चला देते हैं। तो नहीं, उसमें सिक्योरिटी बड़ी चीजें ख्याल रखनी पड़ती हैं। तो अच्छा जी, फाइल स्ट्रीम जो है, आप ना टेबल में इमेज सेव कर सकते हैं डायरेक्टली भी, इमेज डेटा टाइप है, आप बाइनरीज में रख सकते हैं। लेकिन होता क्या, उसे डेटाबेस का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर इसने पहली तो बात है कि डेटाबेस में नॉट रिकमेंडेड इमेज सेव करना, ये पहले बता दूं। लेकिन अगर ना हो तो ऑप्शन दे दिया कि टेबल में भी सेव कर सकते हैं। मैंने इस पे बहुत काम किया है, बहुत प्रॉब्लम कर देता है डेटाबेस। आपकी बाइनरी डेटा रखने से स्लो हो जाती है, इमेज डेटा रखने से बहुत स्लो हो जाती है, आईओ का बहुत मसला आता है। उसके लिए स्पेशलाइज सिस्टम बने हुए हैं, यहाँ पे फाइलनेट है और हैं कंपनी जो है ना, एवरसूट के अपने अपने जो है ना वो इमेज के लिए अलग से स्टोरेज सिस्टम आते हैं। छोटी मोटी कंपनियां ठीक है सेव कर, लेकिन उसका अगर बहुत है तो रिट्रीवल, इवन स्कैनिंग, उसमें सारे फीचर देता है वो।
तो इसने एक तो डेटाबेस में सेव करने से उसका एक उसने मतबादल दिया माइक्रोसॉफ्ट ने फाइल स्ट्रीम का, कि आपकी जो फाइल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव होगी यहाँ पे। जैसे कोई भी आपने लोकेशन फाइल ग्रुप बना के दे देंगे, ठीक है, कोई भी आपने दे दी है फोल्डर बना के फाइल ग्रुप बना दिया, तो यहाँ सेव होते रहेगा, इंक्रिप्ट होगा, आप खोल नहीं सकेंगे, इंक्रिप्ट होगा। लेकिन उसके जो पॉइंटर है ना, इंडेक्सेस जो हैं, जो भी उसके के भी वो डेटाबेस में सेव होंगे, तो डेटाबेस का साइज आपका वो बड़ा नहीं होगा। और फायदा क्या है इसका, कि ये आपका आउट ऑफ द डेटाबेस इमेज सेव हो रहा है और उसका लिंक मौजूद है डेटाबेस क्वेरी करने के लिए आसानी हो। प्लस फायदा क्या, बैकअप भी लेंगे तो उस पे बैकअप के अंदर आएंगे सारे इमेज, ये भी फायदा है, ठीक है। बट ये नॉट रिकमेंडेड, हमारे अभी भी बात चल रही थी, तो मैंने फ्लैटली डेटाबेस में पहले भी मैं मना कर देता हूँ सख्ती से कि भी डेटाबेस में कोई इमेज स्टोर नहीं करना। आपको करना है तो एनक्रिप्ट करके फाइल सिस्टम में, अलग से फाइल सिस्टम में रखो। इवन फाइल स्ट्रीम मैंने ये भी रिफ्यूज कर दिया, मैंने कहा ये ठीक है, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर है, वरना फाइल स्ट्रीम पे भी नहीं हम रखने देते। ये मैंने आपको इसलिए वैसे बता दिया कि ऑप्शन तो है। रिप्ले के लिए वो कह रहा है जो हमने जब देखा था, जैसे जो लोड है आपने कैप्चर किया किसी और सर्वर से दूसरे सर्वर पे रन करना है, तो उसके लिए कह रहा है कि आप जो ऐड कर दो। अगर आपने ये सिलेक्ट किया, हमने ये सिलेक्ट ही नहीं किया था फीचर ना, तो हमने इतना पाला नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने बताया कि हम इसके मतबादल यूज कर लेते हैं। अच्छा जी इंस्टॉलेशन, ये फिर उस रिप्ले की कंट्रोलर नेम, वर्किंग डायरेक्टरी, रिजल्ट डायरेक्टरी के यहाँ जब वो रन हो तो इसमें काम करे, और जब उसका रिजल्ट इसमें जब रिप्ले करके उसका जो बताए। कंप्लीटिंग द इंस्टॉलेशन, ठीक है जी, ये आ जाएगा। ये INI फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात नहीं हो रही थी शुरू में गए, तो ये एक फाइल बना लेता है। अभी इंस्टॉलेशन जब इंस्टॉल पे क्लिक करेगा जब स्टार्ट होगी, लेकिन इसमें ना पूरी जो आपने सिलेक्शन नहीं की अभी, जितने फीचर सेलेक्ट किए हैं वो सारी इस फाइल में है। इस फाइल को आप यूज करके कहीं वो नहीं हो जो अभी शुरू में इंस्टॉलेशन सेंटर देख रहे थे, ये फाइल यूज करके आप इसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार ये सारी चीजें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। साइलेंट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ये इंस्टॉलेशन आपने सामने किया, ये हो गया जी, सही है। अच्छा, मैं अब आपको ना चैप्टर 3 के बारे में बता दूं कि यह सर्वर को इंस्टॉलेशन, इसके बारे में पता किसी को? मैं सिर्फ विंडोज सर्वर की बात कर रहा हूँ। विंडोज सर्वर आपने जब इंस्टॉल किया था तो एक कहता है कि विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, और एक था कोर इंस्टॉलेशन। इसके बारे में किसी को फर्क पता है? शोर आ रहा है, ये कौन है? नो सर। अच्छा, क्या है कि ना, सर हमने डेस्कटॉप वाले को सेलेक्ट किया था। हाँ जी, अभी आपको मैं बताता हूँ कि जो पहले ये लिनक्स यूनिक्स सिस्टम थे ना, इनमें GUI नहीं होता था, नॉर्मली कमांड बेस्ड ही होते थे पूरे। पुराने जो सिस्टम है वही कमांड ब्लैक लाइन पुराने जो हैं, अब उनमें भी GUI आ गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो लेकिन उतना मेच्योर नहीं है। विंडोज शुरू से ही ग्राफिक से आई है। विंडोज का जो शुरू से जब आई है विंडोज, उसका इन पे सब पे जो है वो, जो लोगों को इस पे सबसे ज्यादा पसंद इसलिए किया कि भी ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जब आई थी। x86 जिस यूजर किए आपने तो शायद नहीं यूज किए होंगे। तो उसके बाद विंडोज 3.5, विंडोज 95, विंडोज जो है 98, फिर 2000 XP और ऐसे होती हैं, ये सारी ग्राफिकल थी। अब इसमें क्या फर्क क्या है, देखो आप जब ये ग्राफिकल करते हो ना, तो सिक्योरिटी वाइज जो है ना वीक हो जाता है आपका सिस्टम। वीक तो नहीं कहूंगा, बहरहाल ये है कि परफॉर्मेंस भी आपकी लेता है। आपको पोर्ट ज्यादा ओपन करनी पड़ती है एप्लीकेशन के लिए मजीद, प्लस आपका जो है वो रिसोर्स ज्यादा लेगा ग्राफिकल जो है आप करेंगे। कमांड लाइन पे जो है वो सिर्फ अगर ब्लैक मोड में रहेगा तो उसमें यह है कि सिक्योर भी है, और ग्राफिक कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है वो कर लेते हैं इंस्टॉल कोर। विंडोज़ की, अभी सिर्फ विंडोज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपने जो स्लैब ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, तो जो उसको फिर मैनेज करने के पूरी कमांड हर चीज़ ने ऐड की हैं। तो इसी तरह वो इसको अपना ना लिनक्स के करीब ले जा रहा है, उस तरह के कमांड बेस्ड सिस्टम के करीब ले जा रहा है। तो हम अभी तक जो है ना, मैंने इसको कोर को यहाँ पे जितने एंटरप्राइज में काम किया मैंने यूज होते नहीं देखे, लेकिन ऑप्शन दे दी कि बहुत ही कोई सिक्योर जगह या आपको यूज करना है तो देयर इज ऑप्शन
इसी तरह विंडोज, यानी आप समझ गए ना, आपने जब चूज किया था वो क्या, एक तो स्टैंडर्ड एडिशन था, एक डेटा सेंटर एडिशन था। डेटा सेंटर एडिशन फुल फीचर के साथ होता है, स्टैंडर्ड में थोड़ी सी लिमिटेशन होती है सीपीयू वगैरह की। तो वो जो आप इंस्टॉलेशन के वक्त उसने 4 बताए थे, तो एक दोनों का एक एक कोर बताया था। तो आपने कोर इंस्टॉल नहीं करना। अगर आप कोर करते आपको जीयूआई नजर ही नहीं आना था, आपको कमांड लाइन लगाना पड़ना। इसी तरह फिर उसके सीक्वल सर्वर भी आपको कोर इंस्टॉलेशन करनी पड़नी थी अगर आप। तो ऑप्शन देता है, टाइम लगा तो हम इसको देखेंगे। इसको मैंने आज तक इसको यूज नहीं किया, ना इसकी विंडोज को यहाँ किसी ने यूज किया, बट देर इज एन ऑप्शन। और ये कोई, जब आप वैसे सीक्वल के एक्सपर्ट हो, अगर हमें आ गई ना तो हमारे लिए मसला नहीं है। मुझे अगर ये टास्क दे दिया जाए तो मैं ये कर लूंगा। ठीक है, हम अभी तक लिनक्स पे यूज नहीं कर रहे, लेकिन मैंने लिनक्स पे सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करके अपना टेस्ट वगैरह सारा चेक कर लिया था। क्योंकि उसमें अदर लिमिटेशन आ जाती हैं, उस तरह एक्टिव डायरेक्टरी का कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि आप उसको डोमेन से ज्वाइन नहीं कर सकते लिनक्स सर्वर्स को। लेकिन क्योंकि ये डेव ऑप्स की वजह से, क्लाउड की वजह से जो है ना, ये सपोर्ट दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, अपनी पूरी एप्लीकेशन, क्योंकि मार्केट में रहने के लिए, तो ये लिनक्स की सपोर्ट इसने ऐड की। और ये 2017 वर्जन में आई है लेटेस्ट, उससे पहले सिर्फ विंडोज पे ही था ये। तो इसी तरह अगर सीक्वल सर्वर को आपने करना है तो ब्लैक मोड में, तो उसके लिए बता रहा है कि पैरामीटर हैं आपको, ये जो इतना आपने जीयूआई से इंस्टॉल किया है ना, वो सारा ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको जनाब। कमांड लाइन से उसके पैकेज इंस्टॉल करो, प्रिपेयर इमेज, कंप्लीट इमेज, ये इस तरह जो है ना सारी कमांड लाइन आ जाएगा ये। तो अभी हम टाइम लगा तो देखेंगे इसको। इसको सिर्फ समझ लें वैसे थोड़ा बहुत कि भाई आप इंस्टॉलेशन एसक्यूएल इंजन ये फीचर ले रहा है, उसमें से कौन कौन से जो हम वहाँ तो विजिट के थ्रू देख रहे थे ना, तो ये वैसे यहाँ से भी आपने करना है। तो इसका अलहदा से बंदा जब वो है बना लेता है अपना खुद डॉक्यूमेंट, जब इंस्टॉलेशन करना हो। बुक में इसने इतना अच्छी तरीके से नहीं बताया होगा। तो ये जी ऐसे सेटअप करें, इंस्टॉलिंग सीक्वल सर्वर फ्रॉम पावरशेल। पावरशेल तो कल मैंने आपको बताया था, इसने किया। तो वो कोर में विंडोज में पावरशेल मिलेगा। पावरशेल इसका अपना एक वो, उसमें पावरशेल ऐड करने का फायदा है कि इवन लिनक्स में इंस्टॉलेशन में वहां भी ये यूज कर सकते हैं। तो सेटअप डॉट एक्जी रन कर रहा है, और ये जनाब इस तरह विंडोज के अंदर ये आई एक्सेप्ट ए सीक्वल सर्वर लाइसेंस, वहां तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हो, ये ऐसे करके कर एक्शन क्या करो, इंस्टॉल करो फीचर एसक्यूएल इंजन ये और इंस्टेंस का नाम आप ये दे दो, नेम इंस्टेंस है। वही जो काम आपने विजिट से किया वो सारा आपने कमांड प्रॉम्प्ट से ऐसे करना है। ठीक है, और उसकी कोलेशन भी दे रहा है, फिर वही चीजें हैं। तो ये हम इसको इस पे ज्यादा नहीं करते, क्योंकि ये नॉर्मली ज्यादा यूज मैंने तो अभी तक कहीं यूज होते नहीं देखा अपने जो कैरियर में। बट ये देर इज एन ऑप्शन, कहीं पे अगर हो तो आप यू कैन इंस्टॉल इट, नो इशू। ये इस तरह बकायदा आपको सर्वर कोर इंस्टॉलेशन का बता रहा है स्टेटस। ये पावरशेल रिजल्ट ऑफ चेक सर्विस स्टेटस लिनक्स पे मैं करवाऊंगा, क्योंकि ना लिनक्स पे आपको बाद में ना हमें मजीद स्विच भी करना होगा, तो लिनक्स पे थोड़ा सा आपका हैंड्स ऑन भी हो जाएगा। तो सीक्वल सर्वर लिनक्स पे देख लें, कोई ऐसी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो भी मैं अभी नहीं, आप एक बार खुद जो है ना सारे से टाइम लगे, अगर जिसके पास टाइम है तो लिनक्स का मैंने पूरा आज भेजा था, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले उसको। क्या कहते हैं, अपने पास वर्चुअल बॉक्स में ना एक मशीन बना ले, पूरी वो वीडियो अच्छा। मौजूद है। भाई वो जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेके चलना है, वर्जन मतलब यूबंटू लेके चलना है, उसका फ्लेवर जो होता है यूबंटू। आपने मेरा व्हाट्सएप नहीं देखा आपने शायद। मैं देखा है वो, कुछ मैंने मैं ओरेकल शायद लिनक्स मिस ले कर रहा गया हूँ हूँ। उसमें, ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स। ठीक है, ओके। तो आप वही जो जहाँ से डाउनलोड करेंगे वहां से वही मिलेगा। मैं ओरेकल लिनक्स को प्रेफर करता हूँ। एक तो वो चीज़ है कि क्या कहते हैं, फ्री है सबसे पहली बात वो। अब रेड हैट लेंगे वो है। इसके अलावा खैर दूसरे इनकी हैं, यूबंटो भी है, सेंटोस भी है, मेन कोर सेम है। लेकिन इनके लिनक्स के तो मैं ओरेकल लिनक्स को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि ओरेकल पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ओरेकल लिनक्स को लिया जाता है, और ये कॉपी ऑफ रेड हैट, रेड हैट से खरीदा हुआ है। रेड हैट पैसों का है, ये फ्री में दे रहे हैं। और यानी पहली बात तो फ्री है, और पावरफुल है लिनक्स। इवन ओरेकल क्लाउड पे भी पूरा यही यूज हो रहा है, ओरेकल का अपना लिनक्स, रेड हैट लिनक्स। तो ये विद फुल फीचर आता है, अच्छी चीजें सारी। बाकी और भी देख लेंगे, तो थोड़ा बहुत आप जब इंटरेस्ट स्टूडेंट्स चलेंगे ना, तो फिर तो ये समुंदर है, आप लिनक्स एडमिन पूरे बन जाएंगे। तो लिनक्स एडमिन अगर आप शौक होगा तो बाद में ना एंड पे फिर इसको चीज़ों को देखेंगे इनको। ठीक है,
सर ये Linux विंडोज से लिनक्स की तरफ हम क्यों जाते हैं, क्यों जा रहे होते हैं, ये क्या कुछ फीचर्स उसके हैं, कोई इस तरह होता है कुछ? नहीं, आप चलें, अच्छा है आपने क्वेश्चन किया, मैं बता देता हूँ कि जब मैं ना शुरू में सिर्फ विंडोज़ को पसंद करता था। मैं जब था ना, मैंने कहा लिनक्स पे क्यों जाते हैं। अच्छा, जब मैंने लिनक्स पे काम करना शुरू किया, लिनक्स पे इंस्टॉलेशन की, मैं ओरेकल की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, SQL सर्वर पे तो नहीं यूज़ हो रहा अभी तक इतना ज़्यादा, लेकिन मैं ओरेकल को मैं विंडोज़ पे हराम समझता हूँ इंस्टॉल करना उसको। क्यों? मैंने उसको इंस्टॉल करके उसके डिबगिंग के और चीज़ों के ना इतने अच्छे नहीं है। लिनक्स में फुल कंट्रोल है आपके पास। आप बेशक कमांड लाइन से काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो वो सिक्योर ज़्यादा, वायरस जितने बनते हैं वो विंडोज़ के लिए बनते हैं, आपकी इत्तला के लिए, लिनक्स के लिए नहीं बनते। तो सबसे पहली तो सिक्योरिटी आ गई, जो है कि भी आपका एंटीवायरस जो है वो विंडोज़ पे हमला करेगा, लिनक्स पे हमला नहीं करेगा। ठीक है, उस पे भी कोई वैसे सॉफ्टवेयर बना के अगर कर लें। दूसरा ये है कि आप जो है उसमें सिक्योरिटी वाइज़, परफॉर्मेंस वाइज़ बेहतर है उसका जो है। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ आल्सो लिनक्स, एंड्रॉयड है, ये iOS है, ये सारे लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे बने हुए हैं। ठीक है? तो विंडोज़ अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं कहता, वो मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, इसने बहुत सिक्योर कर लिया है। लेकिन पहली तो बात है इसका लाइसेंस है। लिनक्स आपको जैसे ओरेकल लिनक्स मैंने बताया फ्री अवेलेबल है। इस तरह इसके काफ़ी फ्लेवर, ओपन सोर्स है, ठीक है? तो फ्री अवेलेबल है, इसमें आप अपना पैकेज बना के कुछ भी यानी ओएस में कंपनीज़ चेंज कर सकती हैं, जैसे ओपन सोर्स हैं जो। तो उसके बाद जब मैंने लिनक्स यूज़ किया तो आपने अगर मैंने ऐसा भी है मेरे ख़्याल में, एक सर्वर 2 साल या साल तो नॉर्मल बात है, नहीं रिस्टार्ट किया, कुछ नहीं होता उसको लिनक्स पे। विंडोज़ आप ना रिस्टार्ट करें तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अक्सर आपका होता है ना, लैपटॉप भी कभी रिस्टार्ट करें वो प्रॉब्लम आते हैं। तो लिनक्स बहुत स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसको और आसान है, बाय द वे विंडोज़ से आसान है। अब आप कहेंगे कैसे, ये तो सारा काम, थोड़ा-सा उसमें ना कोई 30-40 कमांड्स हैं, वो आपको बस आ जाएँ, वो सारा वो सब कुछ चल जाता है उसमें। तो जब आप थोड़ा-सा हैंड्स ऑन कर लेंगे तो यू विल आल्सो प्रेफर, कल को आपको मज़ीद आगे जाना है तो चीज़ों में कहीं जगह पे आप ओरेकल में भी जाते हैं या हडूप क्लस्टर वगैरह बिग डेटा में जाते हैं, तो वहाँ भी आप जो लिनक्स की है ना अप्रोच बेहतर है अब। और लिनक्स में भी अब x86 लिनक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में सारे इस पे आ गए, पहले दूसरे होते थे, अभी आ गया। मैं इतनी डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा कि उसमें भी ना ये जो ओएस है उनकी अपना वो क्या कहते हैं, मोनोपोली होती थी कि वो इंस्टॉल ही नहीं हो सकते किसी और मशीन पे। तो एचपी यूनिक्स है, सिर्फ एचपी के हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा, उन्हीं का यूनिक्स आएगा, और वो बड़ा, तो वो अभी एक अलग कहानी है। बट लिनक्स की कुछ मेरे ख्याल में काशिफ आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, मैंने बताया, स्टेबल है, ठीक है, और सिक्योर है। सिक्योरिटी एंड जी, जी, सिक्योरिटी भी हाँ, ज्यादा और है जिस तरह आप बता रहे हैं। कंट्रोल ज्यादा है आप, यानी उसमें कंट्रोल ज्यादा है। विंडोज में हमें अनइंस्टॉल करना पड़ जाता है या कोई चीज को, तो प्रॉब्लम आ जाता है, रजिस्ट्रियां ढूंढनी पड़ती हैं। उसमें कुछ बहुत सिंपल है जो लिनक्स में, जब आप यूज करेंगे, अगर हैंड्स ऑन हो गया, फिर आपको खुद ही कंपैरिजन पता चल जाएगा। तो मस्ट आप, और लिनक्स एडमिन इटसेल्फ जो है एक ओएस एडमिनिस्ट्रेटर आप बन जाएंगे, तो वो लिनक्स सीखें, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट जॉब है, एक अलहदा से पूरी जॉब है। मैंने तकरीबन जो 7 साल कहीं मैं उन्होंने लिनक्स एडमिन रखा, मैं पूरा लिनक्स, इवन ये जो आपने एक्सटर्नल स्टोरेज का सारा काम किया मैंने, तो लिनक्स पे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन किया मैंने। मेरी अपनी इसमें वो भी हैं, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग्स भी हैं, किया हुआ है काम इस पे। तो आई वाज आल्सो अ लिनक्स एडमिन। तो वो पूरी इंडिपेंडेंट अच्छी खासी जॉब है इसकी, लिनक्स एडमिन की। लिनक्स यूनिक्स सब के मिलते जुलते फ्लेवर होते हैं, सोलारिस, अब खैर ये सारे ना खत्म हो के सब लिनक्स पे आ रहे हैं वो x86 की वजह से। ये कमांड रन कर रहा है एसक्यूएल सीएमडी क्योंकि आपको जब वहाँ कमांड रन करनी है तो इस तरह वो कनेक्ट हो के, और क्वेरी भी ये सिलेक्ट सर्वर नेम चेक कर रहा है इस तरह पावर शेल से ठीक है, समरी है। ये थोड़ा सा आपने देख लिया कि भी एक चीज है कि आप कोर इंस्टॉलेशन का पता चल गया, कॉन्सेप्ट आ गया। मैंने आज तक नहीं की और हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको पता जब जरूरत पड़ेगी यू कैन इंस्टॉल, अगर आप SQL सर्वर अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, उसका स्टेप है वो, आपने विंडोज इंस्टॉल करके और उसको, क्योंकि बाद में तो आपने मैनेजमेंट स्टूडियो से कनेक्ट होना है, बेशक वो कमांड लाइन पे कनेक्ट हो गया, आप एक बार कनेक्ट हो गए तो सारा आप जीयूआई से काम करोगे, ये भी सुन लो। इवन लिनक्स में भी आप इंस्टॉल करोगे तो बाहर अपने वर्क स्टेशन से, जैसे लैपटॉप से कनेक्ट हुए थे ना आप, हसान आप भी कनेक्ट हुए थे मेरे ख्याल है अपने जी मेरा लैपटॉप कनेक्ट। से,
हाँ, लेकिन यह कि मैं अपने लैपटॉप से या बाहर वाली मशीन से कनेक्ट हो गया अपने वर्क स्टेशन से, लिनक्स में या चाहे कोर में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, वो आप सारा काम जीयूआई में करेंगे, जरूरी नहीं है सर्वर पे काम करें, ठीक है। ये बहुत जो है ना, आप ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, काइंडली इसको ना लिखते रहें, समझते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पैरामीटर मजीद बता रहा है, अभी हम उसी चैप्टर पे ही है ना, कोर वाले पे। सॉरी, ये पूरा पावर शेल की कमांड है, उसके हिसाब से इसने अपना, चलो एक तरह का अपना उसने छोटा सा ओएस डेवलप कर लिया पावर शेल के अंदर, आप ये समझ लो। पहले इसके सर्विस पैक आते थे अपग्रेड के लिए ना, सर्विस पैक 1 2 3, अब छोड़ दिया, अब खाली ना अपडेट आती हैं, कम्युलेटिव अपडेट्स आती हैं, या जनरल जो है ना, जो आती हैं फिक्स आती हैं। वो अभी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे आगे चल के। तो अब यहाँ पे जो है ये क्या कर रहा है, ये कम्युलेटिव अपडेट कर रहा है कि अगर आपने पहले इंस्टॉलेशन कर ली, तो इस तरह कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपने पावर शेल के थ्रू जो नया पैच आएगा उसको कैसे आपने अपडेट करना है। सही है जी। और हम जो है ना डेटाबेस बिल्कुल इंटरनेट कनेक्ट नहीं करते, हम सारा काम मैनुअल करते हैं, याद रखें, नो इंटरनेट ऑन द सर्वर्स, ठीक है। इसीलिए हमें जो कोशिश ये करेंगे मैनुअली, बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां कर रही होती हैं, लेकिन सिक्योरिटी फिर ब्रीच आ जाता है, जब आपने एक तो इंटरनेट को ओपन कर दिया ना तो प्रॉब्लम है, फिर वो आपके रिस्क पे आ जाता है। इवन हमारी तो मशीन भी अलहदा होती है, इंटरनेट के लिए मशीन अलहदा है, और जो अपनी कंपनी में काम करने के लिए अलहदा होती है, क्योंकि वो आइसोलेट करके रखना जरूरी है। कॉन्फ़िग फाइल जैसे वो बनी थी कि कॉन्फ़िग फाइल यूज करते हुए आप जो है वो भी आप रन कर सकते हैं इंस्टॉलेशन, खाली पूरी वो फाइल का दे के ना पैरामीटर फाइल, यहाँ एंड पे कमांड के सेटअप करो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का एड्रेस दे दो, उसके अंदर ये बजाय जो वैसे पैरामीटर लिखने के उसके अंदर सारे पड़े होंगे, वो आप रन कर देंगे तो वो खुद ब खुद पीछे से सेटअप बना देगा उसमें। ये ऑटोमेटिक वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड के लिए जो बता रहे हैं ना इंस्टॉलेशन रूटीन की, क्योंकि वो जब हाई लेवल पे चले जाएं वहां पे क्लाउड पे, तो फिर ये बना के प्रोविजन नया करना होता है ना, तो ठक करके ये बनी बनाई फाइल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, नई मशीन प्रोविजन कर देते हैं। इवन वो ऑटो प्रोविजन जो होती है डेवऑप्स में, वहां पे भी काम देता है। तो ऑटो इंस्टॉल डॉट PS1 पावर शेल के एक्सटेंशन है उसमें, इस पे मैं बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इतना ये यूज़ नहीं होता, एडवांस, बहुत एडवांस लेवल पे है ये। अगर कहीं में आपको जरूरत पड़ेगी तो यू कैन डू इट वंस यू हैव गुड कॉन्सेप्ट इन SQL सर्वर। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपने ग्राफिकली की हैं, उसकी फिर कमांड है, वो ज़ाहिर है आपको ये कमांड कोई भी याद नहीं रखता, फिर उसके हिसाब से सेटअप आपने एक दफ़ा बना लेना है और उससे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हम लिनक्स पे जो बात आई है, हेट्रोजीनियस का मतलब है कि अदर देन, जो उसका अपना नेटिव नहीं है, दूसरे हैं, जैसे लिनक्स की बात करें, इंस्टॉलेशन ऑन हेट्रोजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, फिलहाल लिनक्स पे दे रहा है। लिनक्स में अब ये जो क्यूबरनेट्स की बात की थी, डॉकर इमेज वगैरह, ये भी लिनक्स पे, इस वजह से भी इसने किया है कि डॉकर के लिए जो है ना विंडोज की बजाय लिनक्स, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने डेवऑप्स की वजह से इसमें लाया है, लिनक्स की सपोर्ट लाया है, इंस्टॉल SQL सर्वर ऑन लिनक्स। अभी ये डॉकर क्या है, मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि हमने जो ये इंस्टॉल किया ना वर्चुअल बॉक्स पे, ये मशीन, इसका भी एक छोटा लेवल और होता है कि आप ना सिर्फ एप्लीकेशन स्पेसिफिक वर्चुअल बनाएंगे, उसमें क्या होगा, पूरा सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। वो डॉकर इमेज जैसे कोई एप्लीकेशन है, वेब सर्वर, तो सिर्फ वही इंस्टॉल, या डेटाबेस है सिर्फ उसी से रिलेटेड उतना ही लेगा। यानी एक वर्चुअल मशीन के अंदर आप एक जितने में एक वर्चुअल मशीन बनेगी रिसोर्सेज, उसमें आप 4 बना लेंगे, तो वो मिनिमाइज करते जा रहे हैं एफिशिएंट करने के लिए। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन खैर आप ये इसको पढ़ सकते हैं, डॉकर्स को क्या होता है।
SQL सर्वर लिनक्स पे मैंने आपसे कहा था कि मैंने 7.6 पे ट्राई किया था। आपको मैंने कहा 7.9 जो है ना लेटेस्ट, क्योंकि वो ये आप मेन जो वर्जन है कोर 8 जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो आप 7.9 लेटेस्ट कर लीजिएगा डाउनलोड। उसमें फिर पाइथन अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली इनेबल करना पड़ेगा। वो मैंने आपको दिया है, आप वो डाउनलोड करके और लिनक्स इंस्टॉल कर रख लें। अभी नहीं, बाद में एंड पे हम ये जो है मैंने बताया वो रेड हैट ही है एक्चुअल, सिर्फ वो ओरेकल अपना ब्रांड लगाता है, लेकिन अगर आप चेक करें तो वर्जन भी रेड हैट का बता रहा होता है। यूबंटू जो है, सूजी है, हर एक का अपना। इस पे खैर लिनक्स के बाद में जब कभी बात करेंगे तो बताएंगे लिनक्स के फ्लेवर कौन क्या करता है, देख सकते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है इतना, लेकिन हम 19-20 का फर्क होता है कमांड में ना, तो ज्यादा फर्क नहीं होता आपस के जो वर्जन होते हैं। तो ये जो बताएगा ना, ये अब ये डायरेक्ट अगर लिनक्स से कमांड रन कर रहे हैं, आप ब्राउजर खोलते हैं ना, तो यहाँ तो ब्राउजर खोल लेते हैं यहाँ ढक करके, लेकिन यहाँ पे wget ये कमांड मार के या वो दूसरी चीज़ों से आपको खोलना पड़ता है। तो हम खैर अपने मैनुअल करेंगे, हम इंटरनेट से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारे जो सर्वर हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, तो फायदा नहीं होगा। तो हम दोनों भी देख लेंगे, लेकिन मैनुअल जो है ना पूरी इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी। तो इसको भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इस चैप्टर को भी। जब आप बाद में आएंगे, ये बाद वाले हैं, ये पहले मेन SQL सर्वर विंडोज पे GUI के साथ पूरा पढ़ लिया जाए, सारे कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए, फिर वो लिनक्स पे भी हम करेंगे, ज्यादा बेहतर समझ आएंगे आपको। ठीक है जी। डॉकर कंटेनर का भी बता रहा है, पहले वो आप नॉर्मल लिनक्स पहले तो बेस पे आ जाएं। इसका भी चेक करेंगे, देखेंगे, लेकिन वो प्रिपेयर करना पड़ता है। क्लाउड पे वैसे मिल जाता है, इसका भी कुछ करेंगे, अगर हमारे पास टाइम लगा तो इन चीज़ों को भी देख लेंगे। मैंने अपने लैपटॉप पे भी प्रिपेयर किया था ये चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा वो खपना पड़ता है उसमें इन्वायरमेंट बनाने के लिए। ठीक है। ये डॉकर इमेज वो SQL सर्वर के लिए, खैर वो वो ऑटो स्केलिंग के लिए होता है, बट डेटाबेस में वो फायदा नहीं, रीड ऑनली जाता है। प्रोग्रामर्स के लिए फायदा है ये जो है ना डॉकर्स का, क्योंकि वो सेम कोड होता है, उसकी रिपीटेशन हो जाती है उनको। क्यूबरनेट्स इज अ कंटेनर, ये ऑर्केस्ट्रेटर है। ज्यादा क्यूबरनेट को यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए, जो कंटेनराइजेशन कहते हैं उसको है डॉकर कंटेनर। इसका वैसे किसी को शौक हो तो पढ़े इसको। अच्छा, अब हम जो है ना मैं ना अभी ये 5th चैप्टर पे आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ना मैंने कल जैसे बताया था कुछ ना इसके ये व्यू बताता हूँ। जैसे मैं सारी चीजें नहीं कराऊंगा, कनेक्ट करने, डिस्कनेक्ट करने, रजिस्टर करना है। तो जैसे आप ये ना रजिस्टर करके रख लें इसको, ये कोई भी नया सर्वर होता है उसको सेव करके टेस्ट करके हम मल्टीपल जो है ना रजिस्टर सेव करके रख सकते हैं। तो व्यू करेंगे यहाँ रजिस्टर्ड सर्वर, ठीक है। यहाँ पे ना आप, मैंने ये जो है रजिस्टर करके ये अभी रजिस्टर किया, सेव करके रख लिया, एक पहले था। इस तरह ना आप यहाँ पे जितने भी आपके एनवायरनमेंट में 5, 10, 15 जितने भी SQL सर्वर है रजिस्टर करके रख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, तो सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ आपको। इस पे भी हम देखेंगे बाद में, जब खैर वो जब एक से ज्यादा हमारे पास SQL सर्वर होंगे। न्यू क्वेरी का बताया था, एक्टिविटी मॉनिटर कल खोला था, लेकिन वो चला था कि नहीं देख लेते हैं। चल गया था शायद, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। ठीक है, ये देखें अब ना, ये आप देख रहे होंगे CPU जैसे टास्क मैनेजर में बता रहा है। ठीक है, डेटाबेस की IOS के बारे में अभी तो ज़ाहिर है इतनी वो खतरनाक नहीं है ना, काम नहीं हो रहा। तो यहाँ से भी आप अपने ना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। प्रोसेसर्स हैं, आपको कल मैंने इसका बताया था। जैसे कोई भी TempDB में रन हो रही है, क्योंकि इंटरनली कुछ भी रन कर रहा है, तो हम देखना चाहिए, यहाँ से किल भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि क्या रन हो रहा है। हम कोई कमांड कल जैसे वो रन करेंगे तो यहाँ हमारा सेशन होगा,
तो वो भी बता रहा होगा। यहाँ मैंने अभी कोई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज है तो ये भी बताएगा। इसका प्रोसेसर क्या है हमारे, इसका नंबर क्या है जी, 66 है। तो ये हमारा 66 है। आप जाएं इसमें जाके देखें, क्योंकि रनिंग तो होनी है, रुक गई है ना। तो नहीं, मैं 60 पे एक्चुअली क्लिक हो गया, 66 पे नहीं हुआ। ये रहा मेरा 66। ठीक है जी। तो डिटेल आप देखें तो यहाँ बता रहा है जो मैं कमांड रन कर रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ से ग्राफिकली आप देख सकते हैं वेट का। इस पे हम खैर वो टाइम टू टाइम मजीद देख लेंगे। यहाँ से स्टॉप स्टार्ट यहाँ से नहीं करना, ये सारा हो गया था। पॉलिसी फेसिट अभी रहने दें, ये बाद में। पावर शेल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो जो है अजूर डेटा स्टूडियो, इसका लाइट वेट है वर्जन है। वो बेसिकली जो है वो डेटा एनालिस्ट के लिए समझे वो बनाया गया है, वो बिग डेटा वगैरह के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करने के लिए। तो वो मैनेजमेंट स्टूडियो वो, और लिनक्स की ज़्यादा सपोर्ट है उसको। हम जो मैनेजमेंट स्टूडियो ये तो पूरा .NET बेस्ड है। तो ये भी डेटाबेस करने का एक इसने लाइट वेट टूल बनाया हुआ है जो डाटा स्टूडियो, वो हमें अलहदा से हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स पे कल काम नहीं कर रही थी, फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, शायद इसके ना कोई बग होगी। तो मुझे टॉप क्वेरीज बाय एवरेज कोई भी आसान सी, अगर टॉप एक्टिविटी ऑल सेशंस की, तो एरर दे रहा था। आपने खुद चेक कीजिएगा, नॉर्मली काम करता है ये। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये ख़त्म करके प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ मैं ये सर्वर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये जो मेरा इंस्टेंस है ना, अभी डेटाबेस के अलग प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, तो ये टैब पे मैं काम कर रहा हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा ना ये 5-10 मिनट का डेली टच करूंगा, ताकि आपको पता हो कि जो SQL सर्वर आप काम कर रहे हैं वो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जनरल में आपको वो इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या, प्लेटफॉर्म क्या, वर्जन क्या है। 15 है ये, 2019 जो है ना ये 15 कहलाता है। ये हर एक वर्जन है, वो आपको अंदाजा बुक में भी आप देखेंगे। वैसे भी हम आहिस्ते से डिस्कस करेंगे, पता चल जाएगा कि मेरा ख्याल है जो 14 है ये 2017 के लिए लेता है, 13 है तो वो इस तरह है उसके वर्जन ना। तो दो एक जो 12 है शायद वो 2014 के लिए लेता है SQL सर्वर, वो देख लेंगे। अच्छा, मेमोरी कितनी है, प्रोसेसर कितने हैं, रूट डायरेक्टरी कहाँ पे, इंस्टॉलेशन सर्वर कोलेशन क्या, यहाँ से क्लस्टर है नहीं है। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी जब हम करेंगे तो अनेबल हो जाएगा, अगर हमने ये ऑलवेज ऑन करेंगे कॉन्फ़िगर, तो वो तो इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ ये मेमोरी की सेटिंग की जो टैब, अगर वो तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे थी ना। अगर आपका मूड है नहीं बाद में चेंज करनी है, तो मेरी जैसे 8 GB मेमोरी है तो मैं मिनिमम 1 GB और मैक्सिमम जो है 3-4 GB कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, MB में है तो आपकी मर्जी है, उस हिसाब से आप ज़रब दे के कर लें। 1024 ज़रब जितने GB करनी है, यानी मुझे अगर करनी है 1024 ज़रब 4 गुना, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेटर के हिसाब से। अगर 4 GB करनी है तो तो 4096। हाँ जी, तो ये 4096 आप लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे 1024 जैसे वो आपकी, तो वो MBs में है, वो आपकी मर्जी है। फिर ये रनिंग वैल्यू अभी जो है ये बता रहा है, कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू जो है ये है। मैं इसको जैसे ही ओके करता हूँ ना, अभी रनिंग वैल्यू में पुराने वाली बता रहा है ना, अब मैं कॉन्फ़िगर्ड वैल्यू कर देता हूँ। चलें, तो मेरी ये 4 GB मेमोरी ले जाएगा। अब मैं इसको खोलता हूँ, अब चेक करूंगा कि इसकी जो है ना वो रनिंग वैल्यू क्या है। और ये बहुत जो SQL DB आप बहुत अच्छे बनेंगे, इसकी बहुत अच्छी हाईली पेड जॉब है इसकी, बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत करें, इसकी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा। अब मैं रनिंग वैल्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये पहले नहीं ना दिखा रहा था, वही होगी जो मैंने अप्लाई कर दिया था। ये अदर मेमोरी इंडेक्स क्रिएशन के लिए आप मिनिमम मेमोरी, इनको हम नॉर्मली नहीं छेड़ते, वही जो चलने देते हैं, लेकिन कभी एडवांस लेवल पे ज़रूरत पड़ती है तो इंडेक्स, पहले तो इंडेक्स पढ़ेंगे ना वो क्या है, तो वो बट अनटिल अनलेस देयर इज स्पेशल रिक्वायरमेंट हम इसको चेंज नहीं करते। अच्छा जी, प्रोसेसर्स पे आ गए। ठीक है जी, तो ये वो जो मैक्स डॉप वहाँ पे सेट कर रहा था ना, ये आप देख सकते हैं नूमा नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस नोड। तो फिलहाल ये 4 जो है ना वो निकाल रहा है बीच में से CPU के जो थ्रेडिंग बता रहा है। मेरे ख्याल में मैंने 4 दिए हूँ मैं वर्चुअल बॉक्स में जो दिए थे उसको। तो ये वैसे OS लेवल पे आप पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिक सेट प्रोसेस एफिनिटी मास्क फॉर ऑल प्रोसेसेस, तो इसका ये कैशिंग का फार्मूला होता है, मेमोरी से इंटरेक्शन जो सिस्टम की मेमोरी होती है ना, तो ये नॉन यूनिफाइड मेमोरी एक्सेस नूमा नोड कहते हैं उसको।
तो हम इसको नॉर्मली नहीं छेड़ते अंटिल हमें कोई ज़रूरत पड़े तो उसकी, उस टॉपिक पे अभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। अभी मैक्सिमम 0 का मतलब है ऑटो लेता है वो, ठीक है जी, इसको हम नहीं छेड़ते। अच्छा जी, सिक्योरिटी आप यहाँ से भी चेंज, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? जी सर, मैंने कहा सर इससे पहले जो हम वो मशीन की मेमोरी सेलेक्ट करते थे ना, रैम वगैरह और उसकी, ये सर्वर की कर ये रहे हैं, डेटाबेस सर्वर ऐसे की, ही है डेटाबेस सर? सर्वर। जी जी, और सबसे पहले जब हमने सिलेक्शन की थी तो वो मशीन, वर्चुअल मशीन जब बना रहे होते थे उस वक्त भी उसको मेमोरी असाइन कर वो रहे तो होते एक थे। तरह की विंडोज की थी ना, आपने उसको दी, विंडोज को दी है, ओएस को। अब आप जो है डेटाबेस को दे रहे हैं, वो भी उसी में से, विंडोज के उसमें से लेगा। ओ, ज्यादा तो नहीं ले सकता, जितनी दी है उसी में से कुछ बांट के खाएगा वो। अगर आपने लेट्स सपोज 8 GB आपके पास रैम है, तो आपने 2 SQL सर्वर डेटाबेस इंजन इंस्टॉल कर दिए, तो दोनों को आप उसमें 3-3 GB दे दें, तो 2 GB ओएस के लिए छोड़ दें, समझ गए ना? ओके सर, ओके। तो ये आप मिक्स सर्वर ऑथेंटिकेशन बाद में भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो वो कहेगा रिस्टार्ट करो SQL सर्विस को, आप ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सर लॉगिन सर ये सर्वर ऑथेंटिकेशन वाले जब हमारे मेरे पास टैब ओपन हुई थी तो SA के नाम से, आप जब फाइल का जो नेम था वो SA के नाम नहीं, से एसए था, इज अ सुपर तो यूजर, ऐसे। एसए मींस सिस एडमिन। वो आपका डेटाबेस का यहाँ का ये है, एसए यूजर बनता है। ये एक तो आपका करंट यूजर लेता है, एक ये यूजर बनाता है जो सीक्वल सर्वर की ऑथेंटिकेशन का है, उसका पासवर्ड आपको देना होता है, वो भी आपको लाजमी देना होता है, ठीक है। हम नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम इसको डिसेबल नहीं, रीनेम करके डिसेबल कर देते हैं, हम अपना यूजर बनाते हैं, जैसे मैंने अपना बना दिया कि मैं कोई भी बना दूंगा, क्योंकि जो हैकर है, ये जो भी सिक्योरिटी में, वो रिकमेंडेड ये है कि इसको डिसेबल कर दो, उसकी जगह कोई दूसरा यूजर अपना बना के अगर रखना ही है तो रखो। बल्कि वो तो कहते हैं कि SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन रखो ही मत, यूज ही विंडो ऑथेंटिकेशन करो, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर आप कर सकते हैं। ऑडिटिंग में फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट जो है बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑडिटिंग होती है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कि इसकी जो है ना ऑडिटिंग यहाँ पे ये थ्रो करेगा। एक तो SQL सर्वर एजेंट है ना, ये बाकी भी अभी करेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो इसके फोल्डर है मैनेजमेंट का, इधर यहाँ पे SQL सर्वर की लॉग्स हैं। तो ये जितना डेटाबेस में जो भी हो रहा है, जो भी नॉर्मल ऑडिटिंग, आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी एरर आ रही है तो वो सारी चीजें यहाँ पे ना उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ भी आप कर रहे हैं, चेंज किया आपने जो भी है ना सिस्टम में, तो ये चीजें इसमें आ रही होती हैं। अगर डेटाबेस स्टार्टअप, शट डाउन, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इस तरह फेल्ड अगर किसी ने लॉगिन ट्राई किया है ना, फेल करने का, कनेक्ट करने का, लेट्स सपोज इस सर्वर को, तो ये लेट्स सपोज SQL ऑथेंटिकेशन टेस्ट करते हैं, आना तो चाहिए। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये एरर देगा, तो वो लॉग में आना चाहिए, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स है ना, तो किधर गया, ये देखें, ये ना लॉगिन फेल्ड फॉर यूजर टेस्ट 2। तो ये हमने अब उसको बढ़ा भी सकते हैं कि अगर सक्सेसफुल लॉगिन को भी आप देना चाह रहे हो तो दे दें आप, ठीक है। कि अगर सक्सेसफुल या बोथ फेल हो गया तो वो आपकी लॉग में थ्रो करता रहेगा, ठीक है। इस पे भी हम खैर आगे टॉपिक्स आएंगे, बताएंगे। हाँ जी, प्रॉक्सी अकाउंट जो है, आप अभी इसको रहने दें। ना जब प्रॉक्सी जैसे वही कि यूजर दूसरे यूजर से आप जब रन करना चाह रहे हैं तो उस किसी चीज को, तो वो एक यूजर आप बना सकते हैं कहीं पे भी यूज करने के लिए प्रॉक्सी अकाउंट। इस पे शायद बात आएगी सिक्योरिटी में, तो वहां देख लेंगे। अच्छा, ये ऑडिटिंग के लिए एनेबल C2 ऑडिट, ट्रेसिंग है इसकी अपनी कुछ ना, क्रॉस डेटाबेस ओनरशिप, क्योंकि नॉर्मली एक डेटाबेस के अंदर इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि क्रॉस डेटाबेस दूसरी डेटाबेस की भी जो सेम स्कीमा की ओनरशिप रहे, ठीक है ना, तो उस सूरत में हम क्रॉस करते हैं। नॉर्मली इसको नॉट रिकमेंडेड किया जाता है। और ऑडिटिंग ये ट्रेसेस हम अनेबल करेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, आपको मैं बताऊंगा। तभी इसको थोड़ा सा बस ये देख लें इसका कि भी चीजें क्या बात हो रही हैं। कनेक्शन के बारे में बात हो रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंकरेंट कनेक्शन, तो 0 का मतलब अनलिमिटेड। गवर्नर क्वेरी गवर्नर जो है, इसने बाद में लॉन्च किया कि आप ना अपनी क्वेरीज को अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं रिसोर्सेज के साथ कि वो इतना CPU यूज करे, इतनी मेमोरी, तो यू कैन आल्सो कंट्रोल, बट वो बॉटलनेक बन जाता है। बट एक लेवल पे जाके वो भी आप ये देता है ये जो डिफॉल्ट कनेक्शन याद है आपको, मैंने एनसी नेल्स का बताया था, ये डिफॉल्ट जो है
इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन, कर्सर क्लोज ऑन कमिट, ये ना इसके हैं अपना पैरामीटर्स जो सेटिंग के अरिथमेटिक अबाउट। इस पे आप हम ना देखेंगे अगर चैप्टर में आएगा, नहीं तो इस पे बात करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो है वो एनसी नल वो रखता ही है ये चीजें, ये डिफॉल्ट कनेक्शन ऑप्शन है इसकी, ठीक है। अगर एग्जैक्ट अबाउट आपको खुद डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। अलाउ रिमोट कनेक्शन की 600 का मतलब 10 मिनट हो गया 0 सेकंड, ठीक है। रिमोट कनेक्शन जो है ना आप कर रहे होते हैं जो लिंक सर्वर के थ्रू, वो भी हम देखेंगे उसमें दूसरे सर्वर से, सर्वर टू सर्वर हम जब रिमोट कनेक्शन उसको कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूट ट्रांजैक्शन, ये अगर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं मल्टीपल सर्वर पे या कुछ एप्लीकेशन है बिस्टॉक है दूसरी उनके लिए चाहिए होता है, तो ये भी थोड़ा बहुत इसको देख लेंगे हम जब शायद टॉपिक में आ जाएगा हमारे पास वो। डेटाबेस सेटिंग पे आ जाते हैं। डिफॉल्ट इंडेक्स फिल्टर, आपने पेज पेज का तो पता है ना सबको क्या होता है, डेटाबेस पेज और ओएस पेज। ओएस पेज का साइज क्या होता है सर 4 KB सर। और डेटाबेस के पेज का साइज 8 KB सर। अच्छा, अब ये क्या है कि आप जब ना डेटा रखते हैं किस में रखते हैं, एक्चुअली वो पेजेस में जाता है, ठीक है। जब आप रो इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, तो एक पेज में ज्यादा रो भी आ सकती हैं या एक पेज में एक ही रो आएगी अगर बड़ी रो है, डाटा ज्यादा है। अच्छा, इसी तरह उन पे इंडेक्स क्रिएट किए जाते हैं, डाटा वो इंडेक्स पे जब आएगा तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हमने याद रखें कि जब फर्स्ट टाइम आप इंसर्ट करते हैं तो इंडेक्स पेज में भी उसकी अगर इंडेक्स बना हुआ है तो वहां पे भी वो इंसर्ट कर देता है सेम ना उसकी की, ताकि बाद में आपको एक्सेस करना हो तो फास्ट हो। अच्छा, अब उसमें अगर तो बाद में चेंज नहीं होना तो कोई मसला नहीं है, आप जो फिल फैक्टर है ना, वो फिल फैक्टर जो है इतना खाली रखा जाए, इतना खाली रखा जाए कि अगर बाद में अपडेट हो तो वो जो है उस पेज में ना अपडेट उसी में समा जाए। वरना क्या होगा, रो चेनिंग होगी, एक पेज में अपडेट नहीं जाएगी एक से ज्यादा में अगर आप नहीं रखा। खैर, इस पे इंडेक्स पे जब टॉपिक आएगा ना फिल फैक्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको, सिर्फ मैंने हल्का सा टच दिया, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा ये। रिटेंशन 0 ही रखते हैं कि भी आप अगर बैकअप ले रहे हैं तो वो एक्सपायर हो जाए, कभी 4 दिन के बाद वो आपका बैकअप काम का नहीं रहेगा। नॉर्मली हम ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन कहीं आपका मर्जी है तो ऑप्शन दी हुई है। और बाय डिफॉल्ट हम कंप्रेस बैकअप रखते हैं कि अगर आपकी डेटाबेस का जो बैकअप ले रहे हैं, ये अभी इनके चैप्टर हैं बैकअप रिकवरी के, तो कंप्रेशन एनेबल कर देंगे तो साइज अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। 10 GB से कई दफा 2-3 GB पे ले जाता है बैकअप का साइज। बैकअप चेकसम करेंगे तो सारे पेज वो गिनता है, सारे प्रॉपर हेडर सारी चीजें उसकी इंटैक्ट हैं, तो बैकअप लेते हुए आप चेकसम बाय डिफॉल्ट कर देगा। लेकिन जब आप बैकअप ले रहे हैं उस वक्त भी ऑप्शन देता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल बैकअप लेना कुछ भी नहीं है, राइट क्लिक करें किसी भी डेटाबेस पे, टास्क, अभी ये हल्के से इस पे चैप्टर पे पूरा हम बात करेंगे, ये हमारा होगा। लेकिन ये बैकअप के वक्त आप पैरामीटर जो देख सकते हैं ना कि मीडिया ऑप्शन है यहाँ पे, खैर ये तो अभी वो डिफॉल्ट लोकेशन ही मैं रहने दे रहा हूँ। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ना कि परफॉर्म चेकसम, तो वो अगर हम वहां दे देंगे तो यहाँ देने की जरूरत नहीं है, वो हर बैकअप का करेगा ही करेगा, सर्वर लेवल पे आपने डिफाइन कर दिया ना। तो ये तो फिर हर दफा बैकअप लेते हुए आपको बताना पड़ेगा। वेरीफाई बैकअप, ये तो खैर वो वैसे टेस्ट करता है। और एक्सपायरेशन बैकअप न्यू मीडिया, ठीक है, ये बात होगी। बैकअप ऑप्शन मजीद भी है यहाँ पे। अच्छा जी, ये कंप्रेशन है जी, आप कंप्रेस, ये डिफॉल्ट वो कह रहा है सर्वर सेटिंग, अगर वहां कंप्रेस है तो कंप्रेस करेगा, नहीं है डू नॉट, यहाँ पे आप ओवरराइड कर सकते हैं। कंप्रेशन मीन थोड़ा स्लो होगा बैकअप, और लेकिन कंप्रेस करेगा स्टोरेज आपको। हम नॉर्मली कंप्रेशन ही करते हैं, इतना स्लो नहीं होता, फर्क नहीं है। जो हम ना टाइम आज ही हो गया काफी, हम कहाँ पे हैं, इसके बाद फिर कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। हम आए थे जी डेटाबेस सेटिंग पे, यहाँ तक आ गए थे। ये हमने इंस्टॉलेशन के वक्त भी डाटा ड्राइव के लिए अगर बाद में भी पाथ चेंज करना हो ना, यू कैन चेंज। क्रिएट डेटाबेस करते ही पाथ वगैरह नहीं देते तो ऑटोमेटिकली डाटा इसमें चली जाता है, डाटा MDF और लॉग फाइल इसमें चली जाती है। बैकअप की बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये रहेगी अगर आप ये सेट कर देंगे, ठीक है। रिकवरी इंटरवल अभी ये रहने दें, इसको भी बाद में कहीं टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। तो हम आगे थे, इसको हमें कंटिन्यू करके ना सर्वर का, फिर हम कल के चैप्टर पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद ये भी चीजें देखते रहेंगे साथ साथ। ठीक है जी, आज के लिए एनी क्वेश्चन?